प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मौद्रिक नीति का महत्व एवं भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश में मौद्रिक नीति का महत्व अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में निहित है। मौद्रिक नीति देश में कीमतों में स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, साथ ही साथ आर्थिक स्थायित्व को बढ़ावा भी देती है, पूंजी निर्माण की गति तेज करती है और विदेशी विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व लाने के साथ साथ पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार मौद्रिक नीति निम्न कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीव्र आर्थिक विकास। भारतीय मौद्रिक नीति से देश में आर्थिक विकास की दर जहां 1951 में 1.5% थी, वह अब बढ़कर 6.9% होने के साथ साथ वर्तमान में कोरोना प्रवृत्ति के कारण हम ये मान सकते हैं कि हमारे तीव्र आर्थिक विकास पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा है, परंतु फिर भी मौद्रिक नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुदृढ़ बैंकिंग आधार। देश में मौद्रिक नीति से बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का एक सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। आईएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड और निर्यात आयात बैंक, राज्य वित्त निगम आदि के साथ साथ देश में बैंक शाखाओं में अधिकाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। वर्तमान में जहां 1951 में पूंजी निर्माण की दर लगभग 5.5% थी, वह बढ़कर अब 36% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता। भारत की मौद्रिक नीति नियंत्रित साख विस्तार की रही है, फिर भी कई बार मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 1991 में आर्थिक सुधार लागू करने के बाद मूल्यों में सापेक्षिक स्थिरता की प्रवृत्ति रही। राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में समन्वय न होने से मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में विफलता के लिए केवल मौद्रिक नीति पर दोष बढ़ना या गढ़ना एक उपयुक्त तथ्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व। व्यापार असंतुलन के कारण मौद्रिक नीति विनिमय दरों में स्थायित्व में यद्यपि असफल रही है, तथापि मौद्रिक नीति के द्वारा विनिमय दरों को स्थिर रखने का भरसक प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है मौद्रिक व्यवस्था में लोच। भारत की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन से मौद्रिक व्यवस्था में पर्याप्त लोचता आई है। प्राथमिक क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्गों को अधिक ऋण सुविधाएं। भारत में भारतीय मौद्रिक नीति की सफलता इस तथ्य से उजागर होती है कि पिछले कई वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रों के कुल ऋणों का भाग, जो पहले बहुत नगण्य था, अब काफ़ी बढ़ गया है और इसी प्रकार पिछड़े वर्गों को अनेक योजनाओं के अंतर्गत ऋण सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। भारत में निर्यात उद्योगों को अधिकाधिक साख सुविधाएं, नीची ब्याज दरें तथा अन्य मौद्रिक प्रलोभनों द्वारा निर्यातों में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ वर्तमान में हमारे विदेशी विनिमय कोषों में भी प्रारंभ से अभी तक काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। भारतीय मौद्रिक नीति में अनेक महत्ता होने के साथ साथ और उसके उपकरणों का उपयोग करने से हम हमारे देश के यानी विकासशील राष्ट्र होने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है। तथापि मौद्रिक नीति की कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। संगठित मुद्रा बाजार का अभाव। संगठित मुद्रा बाजार में मौद्रिक नीति की सफलता बहुत कुछ संगठित मुद्रा बाजार पर निर्भर करती है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में साख नीति के क्रियान्वयन में कई बाधाएं आई है। भारत जैसे देश में मुद्रा बाजार में साहूकार, महाजनों, सराफों एवं देशी बैंकर्स का प्रभुत्व रहता है और काफ़ी सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभावी नियंत्रणों से मुक्त रहते हैं ये सभी बैंकर। अतः ये हुंडियां और नकद मौद्रिक लेन देनों में उधार देकर
मौद्रिक नीति की सफलता में बाधा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार। इन दोनों मुद्रा बाजारों में न तो निकट संपर्क है और न ही परस्पर सहयोग। परिणाम स्वरूप दोनों की ब्याज दरों, नीतियों एवं कार्य पद्धतियों में काफी भिन्नता से मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट है विकसित बिल बाजार का अभाव। हमारे देश में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए विकसित बिल बाजार का होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, किंतु काफी प्रयासों के बावजूद भी भारत में अभी तक भी बिल बाजार पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया है। अतः विकसित बिल बाजार का अभाव मौद्रिक नीति की सफलता में संदिग्धता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है वित्तीय बट्टाग्रहों एवं स्वीकृति ग्रहों की धीमी प्रगति। बट्टाग्रहों तथा स्वीकृति ग्रहों के तीव्र विकास से बिल बाजार का भी तीव्र विकास होता है, जिससे कि मौद्रिक नीति की सफलता सुनिश्चित होती है। परंतु भारत में पाश्चात्य विकसित देशों के मुकाबले विशिष्ट बट्टाग्रहों और स्वीकृति ग्रहों की प्रगति बहुत धीमी एवं अपर्याप्त है। नेक्स्ट है बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। मौद्रिक नीति की सफलता बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि देश में बैंकिंग सेवाओं के संतुलित विकास एवं पर्याप्त विकास हो। किंतु भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी बैंकिंग सेवाओं का पूरा विकास नहीं हो पाया है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाओं का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति की सफलता कल्पना लगती है। नेक्स्ट है ऋणों की मौसमी आवश्यकता। मौद्रिक नीति की सफलता ऋणों की मांग में निरंतरता पर निर्भर करती है। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और यहाँ पर लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का आधार कृषि है। कृषि में ऋणों की मौसमी मांग का प्रभुत्व रहता है, जो अच्छे बुरे मानसून के साथ साथ बढ़ता एवं घटता रहता है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कृषि की मौसमी मांग के मद्देनजर मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता रहता है। फिर भी मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन एवं सफलता में बाधा आती है। नेक्स्ट है ब्याज दरों की भिन्नता। मौद्रिक नीति की सफलता की एक सबसे बड़ी सीमा भारत में संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में पाई जाने वाली भिन्नता है। यद्यपि रिजर्व बैंक के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र की ब्याज दरों में काफ़ी एकरूपता आई है, तथापि देश के असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची एवं अनियंत्रित है। नेक्स्ट मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में समन्वय का अभाव। किसी भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीमा देश की मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में समन्वय होना होता है। भारत में देश की मौद्रिक नीति का संचालन एवं क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के साथ साथ निर्धारित उद्देश्यों से प्रेरित होती है। जबकि राजकोषीय नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः इन दोनों में तालमेल के अभाव से मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास के स्तर एवं आर्थिक परिस्थितियां। मौद्रिक नीति की सफलता की एक महत्वपूर्ण सीमा देश में आर्थिक विकास का स्तर एवं आर्थिक परिस्थितियां भी है। विकसित देशों में मौद्रिक नीति की सफलता लगभग सुनिश्चित होती है, जबकि विकासशील देशों में कई बाधाओं के कारण मौद्रिक नीति की सफलता में अनेक बाधाएं आती हैं। देश में तेजी और मंदी के काल में मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध रहती है। लोगों में बैंकिंग आदतें। जिस देश में बैंकिंग सेवाओं का संतुलित एवं पर्याप्त विकास होता है, वहाँ के लोगों में बैंकिंग आदत से अधिकांश मौद्रिक लेन देन बैंकों के माध्यम से होते हैं, जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग सेवाओं के अभाव में लोग नकद लेन देन से सौदे निपटाते हैं। अतः नकद लेन देन से सौदे निपटारे की प्रवृत्ति से
मौद्रिक नीति की सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उससे असंगठित मुद्रा बाजार का प्रभुत्व बढ़ता है। नेक्स्ट है ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव। जिस देश में असंगठित मौद्रिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, लोगों में बैंकिंग आदत कम होती है तथा मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की संख्या सीमित होती है, उस देश में ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव होता है। मौद्रिक अधिकारी द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दरें नहीं बढ़ती और घटाने पर भी नहीं घटती। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति अपने उद्देश्यों में फेल हो जाती है। भारत में भी बैंक दर में परिवर्तन की सफलता बहुत कुछ ब्याज दरों में लोचशीलता पर निर्भर करती है। किसी भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता की अनेक सीमाएं हैं। यही कारण है कि मौद्रिक नीति अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहती है। भारत में असंगठित मुद्रा बाजार के प्रभुत्व, राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति में तालमेल के अभाव, देश में बैंकिंग सेवाओं के संतुलित एवं पर्याप्त विकास के अभाव, आर्थिक पिछड़ेपन, ब्याज दरों में भिन्नता एवं बेलोचता के कई कारणों से मौद्रिक नीति की सफलता में कई सीमाएं एवं बाधाएं आती है। अगले व्याख्यान में हम राजकोषीय नीति के अर्थ एवं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।